नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार के चुनाव में अमूमन ये रहता था कि दो बड़े गठबंधन आपस में भिड़ते थे और जो नतीजा होता था उसके अनुसार सरकारें बना करती थी। लेकिन इस बार दो गठबंधनों की बात नहीं है। गठबंधन वो जो दो होते थे वो तो हैं ही, लेकिन कल्पना कीजिए कि आधा दर्जन से ज्यादा गठबंधन तो अभी तक बन चुके हैं। और अगर चीजें दोनों गठबंधनों में जो बड़े गठबंधन हैं उनमें नहीं सलटी तो फिर पता चला कि कुछ और गठबंधन भी जुड़ सकते हैं। फर्ज करें, एक तो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन, फिर हमने देखा पप्पू यादव, उनका भी एक गठबंधन, फिर हमने देखा रालोसपा का भी एक गठबंधन। अब ऐसे में क्या चिराग पासवान भी अलग गठबंधन में जा सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए? ये भी इस पर संशय है। लेकिन ओवैसी जी का भी एक गठबंधन। तो ऐसे में आखिर हो क्या रहा है? और ये पूरी राजनीति जो है बिहार की दिल्ली की तरफ भी आ गई है। खूब बैठ के दिल्ली में भी हुई हैं। तो निकलेगा क्या? क्योंकि अब तो नामांकन की तारीख सामने है। तो ऐसे में सुकेश कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। गठबंधन पर गठबंधन बना जा रहा है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी कई हो चुके और स्थिति यह है कि किसी भी गठबंधन में कुछ भी साफ नहीं। उम्मीदवार तो कई हो सकते हैं। उम्मीदवार हो सकता है दो चार और सामने आ जाएं। उम्मीदवार से नहीं है। आपको मालूम है कि दो पोटेंशियल गठबंधन है जिसके बीच लड़ाई है। आपने कहा कई बैठकें हो चुकी है। मैं बता दूं दर्शकों को कि बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है जेपी नड्डा के घर पे। उसमें अमित शाह भी थे, उसमें तमाम जो बाकी फडणवीस जिनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, उसमें भूपेंद्र यादव भी थे, उसमें सुशील मोदी भी थे, उसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थे। तो उन्होंने गुना भाग किया है, कहाँ लड़ना चाहिए, कहाँ नहीं लड़ना चाहिए, क्या हमारी ट्रेडिशनल सीटें हैं, क्या जेडीयू के साथ बदलाव करना है, एलजेपी को देना है तो कहाँ देना है, कुछ सीटें बदलनी है क्या, एलजेपी नहीं रहेगी तब स्थिति में क्या करना है। तो इन तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई है। ये सिर्फ बीजेपी की बैठक थी। आपने बैठकों का दौर कहा तो एक बैठक कांग्रेस में हो रही है जिसमें अपने कैंडिडेट तय करने हैं। कल ये कहा गया कि लालू यादव की तरफ से ये कहा गया है कि 58 सीटें, उनके नाम का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन एक मैसेज साफ तौर पे था कि उनके प्रवक्ता जब ये कह रहे हैं कि 58 सीटें हम कांग्रेस को देंगे और एक लोकसभा की सीट ले लें, वो जो 73 का उनका दावा है या 73 जो वो मांग रहे हैं या 70 मांग रहे हैं, उस पर बात नहीं बनेगी। लेकिन खबर ये है कि वो गठबंधन सीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, क्योंकि एक संदेशवाहक तेजस्वी ने रांची भेजा है और रांची से उस लिस्ट पे फाइनल मुहर लग जानी है कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ऐसा साफ तौर पे लगता है कि कांग्रेस, आरजेडी, वामदल और वीआईपी ने भी बहुत ग्राउंड कंसीड किया है। वो एस्केलेट करके यहाँ तक पहुँच गए थे कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उनको स्थिति का अंदाजा हुआ। अब वीआईपी उनकी शर्तों पे भी लगता है मान गई है। तो ये चार दल मोटे तौर पे हैं जो एक गठबंधन में हैं। इधर भी चार हैं, लेकिन वो चार में अगर आप देख रहे होंगे, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है तेजस्वी के। स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है। अब तेजस्वी कहाँ रहेंगे? माफ कीजिएगा, चिराग कहाँ रहेंगे? वो एनडीए के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? कहा यह जा रहा है कि उनको कुछ ऑफर किया गया है। कुछ हल्कों से ये भी खबर आ रही है कि नहीं, सीट्स पे तो चर्चा ही नहीं हुई है। तो अभी तक अगर सीट्स पे चर्चा नहीं हुई है और बीजेपी आपस में भी बैठ चुकी, जेडीयू के साथ बीजेपी अपने बड़े नेताओं के बीच बैठक कर रही है कि क्या करना है, तो ऐसे में चिराग पे सब निगाहें टिकी हैं कि चिराग आखिरी फैसला क्या लेते हैं। एस्केलेट करके उनकी तरफ से ये बार बार कहा गया, नीतीश कुमार को वो नेता मानने को तैयार नहीं है। ये बात तय है कि बीजेपी ये कम्युनिकेट तो उनको कर ही देगी कि बीजेपी के लिए नीतीश सर्वमान्य है, आपके लिए मान्य नहीं है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप क्या अलग लड़ेंगे। अब वो बीजेपी की प्रॉक्सिमिटी के साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सवाल है। सुकेश, ये आपने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिकेट किया होगा एलजेपी को और बार बार किया होगा। मतलब ये तो हम लोगों ने भी कई बार डिस्कस कर लिया है। ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार कहना काफी नहीं हुआ इस बार? नहीं, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्थिति बनी हुई है एनडीए के परिप्रेक्ष्य में, बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, उसको अगर देखें तो बीजेपी शायद उस लेवल पे नहीं जाना चाहेगी कि उसने अपने गठबंधन को फोर्स कर दिया कि वो बाहर चले जाए। ये आपस की भी एक, और उस दल को जिसके साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी रही है, उस दल को जो मैं बार बार कहता हूं, जो वापस आने वाले
एनडीए के फोल्ड में वापस आने वाले पहले नेताओं में से एक थे। क्या उनको बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है क्या कि आप बाहर चले जाइए, चूंकि आपने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है, या वो खुद बाहर चले जाएं? इसका इंतजार कर रही है बीजेपी, या फिर उनकी शर्तों पे मान जाए, क्योंकि सबकी सीटें कम हुई हैं तो आपकी सीटें भी कम होंगी, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कम होंगी, क्योंकि पिछली बार आप ज़्यादा सीटें लड़े थे, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। इन शर्तों को अगर वो मान लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो एनडीए में रहेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो अलग चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए पीछे जितने बयान सामने आए हैं और आज भी चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ खड़े थे, वो तस्वीर भी है, हम कोशिश करेंगे दिखाने की आपको, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि पार्टी हमारी माँ है, और उनके जितने समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि सर आप जो कहेंगे जो करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। एक पोजीशनिंग की कोशिश उनकी तरफ से हो रही थी। कौन बाहर जाएगा और कौन तय करेगा ये समझ में नहीं आती है। अगर हम उस मीटिंग की जिसकी बात आप कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की, उनकी बात करें, जिससे निकलते हुए भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कहा हम तीनों साथ लड़ेंगे। अब जब इतने दिन बीत गए, आपने बार बार ये बात कही, अब नामांकन होना है और उस वक्त भी, ये अब से कुछ देर पहले की बात है, 2-3 दिन और समय लगेगा। तो कैसे वोटर्स को क्या संदेश जाए, जो आम आदमी है, जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके पास क्या संदेश जाए? ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है हम 3 साथ लड़ेंगे, चिराग पासवान कहते हैं हमें नीतीश जी मंजूर नहीं हैं, और जनता दल यूनाइटेड खामोश। पहले जो उसकी नाराजगी दिखती थी चिराग पासवान के प्रति, अब वो एकदम शांत। अब ये क्या है? ये तीनों देखिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जेडीयू और एलजेपी आपस में रिश्ते ठीक नहीं है, वो एनिमोसिटी इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि ऊपर से ये कहा गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि चिराग पासवान पे बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है भाजपा के सामने कि वो आपके बैगेज हैं, आप उनको साथ रखिए। तो क्या क्योंकि उन्होंने को नहीं कहा गया होगा कि ये हमारे एलाई हैं, जेडीयू हमारे एलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित किया है। ये बिल्कुल कहा होगा, और नहीं कहने की। तो जेडीयू बात मान रही है और एलजेपी बात नहीं मान रही। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर बीजेपी की शर्तों पे वो रहने को तैयार होंगे तो एनडीए में रहेंगे, नहीं तो वो बाहर जाएंगे। बीजेपी फोर्स करते हुए नहीं दिखना चाहती, मुझे लगता है कि हमने धक्का देकर चिराग पासवान को बाहर निकाल दिया। उनकी बात हमसे नहीं बनी, उनको सीटों पर कुछ मतभेद था, इसलिए वो बाहर चले गए। बीजेपी ये करने में ज्यादा कंफर्टेबल होगी, इसमें अब कोई डाउट किसी को नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू स्वाभाविक गठबंधन में आ गए हैं। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह कह के कि आधुनिक भारत, आधुनिक बिहार के निर्माण में इनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी, तो एक तरीके से सैंक्टिटी भी दे दी है। नीतीश है तो संभव है, ऐसा करके बड़ा बड़ा पोस्टर भी लग गया। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है, और मोदी को कोट करते हुए पोस्टर लगा सकते हैं अपना गठबंधन। वो कह सकते हैं कि हमने इतनी सीटें छोड़ी हैं, स्वीकार करना ना करना तो तीसरे पार्टी का ये गठबंधन में ऐसा होगा नहीं ना। आप पुराने पत्रकार हैं और एक संजीदा पत्रकार के नाते एक तारीख सामने आ गया है। एक तारीख ही नहीं है ना, वो 8 तारीख तक है ना। गठबंधन तय करने में, थोड़ा सीमेंट करने में थोड़ा समय लग सकता है। की तरह पूछ रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये दुविधा देख रहा हूं। मैं आप जैसे पत्रकारों से सुन भी रहा हूं, और मैं पिछले 15-20 दिन 25 दिन से एक ही चीज सुन रहा हूं। तो एज ए वोटर मैं कैसे कंक्लूड? मुझे लगता है कि वोटर के सामने जब कैंडिडेट आता है, वोटर के सामने जब पार्टी आती है, उसके हिसाब से वोटर वोट करता है। अभी वो ये मानस बना सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जब एक बार वो गठबंधन स्वरूप ले लेता है तो उसके बाद वो अपना कैंडिडेट देखता है, अपनी पार्टी देखता है, अपना गठबंधन देखता है, उसको वोट करता है। बीजेपी या कोई भी दल ये सोचकर कि जनता के मानस में इसका बहुत सही संदेश नहीं जाएगा, इसलिए ना कोई दल कंसीड कर लेगा, ना कोई दल अग्रेसिव होकर किसी को बाहर धक्का देने के लिए उतारू हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। वो नहीं चाहती कि उसका एक गठबंधन का पार्टनर जो पिछले कई सालों से, 6 सालों से उसके साथ है, उसके साथ लोकसभा का 2014 का चुनाव लड़ा, 2015 का चुनाव लड़ा, 2019 का लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ा, वो 2020 के चुनाव में बाहर चली जाए। बीजेपी ये मैसेज देना नहीं चाहती है। अब एक ही रास्ता है, इसमें बहुत ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है संजीव। अब एक ही रास्ता है,
और एक ही आदमी के पास है कि उन्हें तय करना है कि वो गठबंधन में रहते हैं या गठबंधन से बाहर जाते हैं। दूसरा, उसमें जो हम तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी की अनुमति से बाहर चले जाएंगे, कि हां आप लड़िए, हमारा समर्थन है आपको, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है आपको। क्या ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्या बीजेपी और एलजेपी की? इस पे सवाल हो सकता है कि क्या बीजेपी ने अपने फ्रंट की तौर पे इस्तेमाल किया एलजेपी का और एलजेपी वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है? क्या अकेले लड़के वो अचीव कर सकते हैं चिराग जो वो करना चाहते हैं, या बीजेपी उनसे करवाना चाहती हो, अगर हम उस नजरिए से सोचें? अब इस पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि क्या ऐसा होता है जब वो घोषणा करेंगे, अगर वो बाहर हो जाते हैं, वो घोषणा करेंगे, उसके बाद इस बात की मीमांसा होगी कि आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, हम कितना ढूंढ पाते हैं, कितना देख पाते हैं। चलिए, तो यहां पर तो अभी भी किताब खुली हुई है और अगले चैप्टर में क्या है अब देखेंगे, क्योंकि दिन तो कम बचे हैं, लेकिन फिर भी आखिरी क्षण में क्या होता है देखना पड़ेगा। अब ये दूसरा प्रश्न उठ रहा है सुकेश, वो ये है कि मेरे जहन में एक सीट आती है बक्सर। बक्सर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने अभी पार्टी ज्वाइन किया है, जनता दल यूनाइटेड। वो सीट पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने इस बात को करीब करीब सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे मैं बक्सर एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे तमाम सीटें हैं जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड ने वो उम्मीदवार ले लिए हैं जो कि पारंपरिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। आखिर गुप्तेश्वर पांडे अगर बक्सर से लड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? नहीं, गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से ही लड़ना चाहेंगे, आप बहुत दावे के साथ ये नहीं कह सकते। गुप्तेश्वर पांडे पास की सीट से भी लड़ सकते हैं। वो बक्सर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और शाहपुर से लेकर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां वो लड़ सकते हैं। तो चलिए मुझे दूसरा उदाहरण देने दीजिए। केवटी की सीट की बात कर लेते हैं। नहीं, एक एक सीट के बारे में बताना मुश्किल है, और ये किसी भी ये एक उदाहरण है जिसमें कि एक सिटिंग एमएलए है। ये गठबंधन का के पेच ये होते हैं संजीव। तो क्या बहुत बड़ा इशू लेट हो रहा होगा? नहीं, इस कारण से लेट नहीं हो रहा। अदला बदली हो जाएगी? नहीं, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा। वो तमाम चीजों पे मैं अपनी जानकारी से बात कर सकता हूं। उन तमाम चीजों पे मोटे तौर पे चर्चा हो चुकी है। चर्चा सिर्फ इस बात पे होनी है कि अगर तेजस्वी बाहर चले जाते हैं तो फिर सीटों की संख्या कितनी होगी, वो सीटें कौन लड़ेगा, मोटे तौर पे क्या होना है। अगर माफ कीजिएगा चिराग, मैं बार बार तेजस्वी कहता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन चिराग अगर बात करनी है, चिराग अगर बाहर हो जाते हैं तो फिर स्थिति क्या होगी। बाकी मोटे तौर पे कई राउंड की बातचीत बीजेपी और जेडीयू नेताओं की हो चुकी है। आज जो बीजेपी के नेता बैठे हैं वो इन्हीं लिस्ट के साथ बैठे हैं। मंडल तक से सूची आ चुकी है, वो अमित शाह के पास जा चुकी है, भूपेंद्र यादव ने वहां पहुंचा दी है, उसको खंगाला जा चुका है, उसको स्टडी किया जा चुका है। अब जब प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के डिप्टी सीएम, प्रदेश के चुनाव प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी, जो तमाम लोग हैं, वो जब बैठकर इस बात पे मंथन करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो वो तय हो जाएगा। वो मतलब दोनों पार्टी के नेता, जेडीयू और बीजेपी दोनों के नेता कहते हैं कि ना सीट्स में दिक्कत है, ना सीट एडजस्टमेंट में दिक्कत है। इक्का दुक्का सीटें इधर उधर करनी पड़ेंगी, चूंकि हम अलग गठबंधन में लड़े थे, उनका गठबंधन अलग था। कुछ हमारी सीटें उनको जा सकती है, कुछ उनकी सीटें हमको आ सकती है। 8-10 के आसपास सीटें बता रहे हैं। वो 10-12 के आसपास, 10-12 के आसपास ऐसी सीटें हैं, मुझे ये बताया गया, जिसपे चर्चा करके एक फाइनल उम्मीदवार उतारने की जरूरत है, कोशिश है दोनों दलों की ओर से। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये दोनों तरफ से बताया जा रहा है। ये तो चलिए दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं, और वो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पटना में चुनाव कार्यालय को ये जानकारी दे दी कि बिहार में हमारे चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस होंगे। देवेंद्र फडणवीस पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। क्या एक फ्रेश थॉट के तौर पर हम उनको देख सकते हैं कि एक तरीका है बिहार के बारे में सोचने का, जिसको डोमिनेट करते थे भूपेंद्र यादव अभी तक, जितनी भी चुनाव लड़े गए, चाहे वो 2014, 15, 19। अब एक नए व्यक्ति हैं। भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी घोषित हुए हैं, और उनके पास यूनिक एक यूँ कहें रिकॉर्ड है कि 4-4 अध्यक्षों के तहत वो जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन ये जो नया है थॉट भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया है बिहार में, पहले उसकी आवश्यकता क्यों समझी गई, और क्या इनके आने से ये जो पूरी गठबंधन की राजनीति है, जिसके एक तरह से जले हुए हैं कहा जा सकता है देवेंद्र फडणवीस, कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी
चुनाव वाले स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति करती है। जिन भूपेंद्र यादव का आपने नाम लिया, चर्चा की जिनकी, वो महाराष्ट्र के इलेक्शन इंचार्ज थे। सरोज पांडे वहां की जनरल सेक्रेटरी थी, लेकिन जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन इंचार्ज के तौर पे भूपेंद्र यादव को भेजा गया था। बहुत सारे ऐसे स्टेट से, जब अरुण जेटली जिंदा थे तो अरुण जेटली को बनाया जाता था। उसमें एक ऐसे हैंड को भेजा जाता है कि वो ओवरलुक करे कि क्या हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस, चूंकि उनकी किसी से प्रॉक्सिमिटी नहीं है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो वो एक बेहतर काम कर सकते हैं। और अभी ऐसे उनका स्टेट पॉलिटिकली बहुत अभी एक्टिव नहीं है, चुनाव बहुत दूर है, गठबंधन की सरकार एक वहाँ बन चुकी है, तो एक चेहरे के तौर पे उनको लाया गया है जिनके रहने से किसी को दिक्कत नहीं होगी, वो सबकी सुन सकते हैं और अपना फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दे सकते हैं। ये एक लिमिटेड उनके पास जानकारी होती है। मुझे इतनी मालूमात है कि उनको बिहार में क्या करना है ये ऊपर से ब्रीफ किया जा चुका है कि बिहार में हमारी थॉट क्या है, बिहार में हम कैसे जाने वाले हैं, बिहार में हम किन चीज़ों पे लड़ते रहे हैं, हमारे पार्टनर्स से हमारे संबंध कैसे हैं, इनको ब्रीफ करके वहाँ भेजा गया है। वो बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है और जो इलेक्शन लड़ने की उनकी स्ट्रैटेजी है उसको ओवरलुक करेंगे, कहाँ किसको दिक्कत है नहीं है। वो एक ऐसे प्रभारी के तौर पे हैं जो चुनाव तक वहाँ हैं और उसके बाद उनका रोल वहाँ खत्म होता है। अच्छा, तो ये बात है। और अब इस तरफ की बात करने के बाद अब हम चलें ज़रा उस तरफ। देखिए, तेजस्वी यादव जाहिर है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना वो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की शर्तें ऐसी होने लग गई हैं क्या जो कि स्वीकार्य नहीं हैं, या फिर तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही दबा रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि लालू यादव इस वक्त पिक्चर में नहीं है और उनके डील करने का तरीका भी अलग होता था। अब देखिए, आज की तारीख में 58 सीटों का, जैसा सुकेश बता भी रहे हैं, और शायद बगहा सीट पर लड़वाने की बात। अब बगहा सीट पर बहुत मजबूत दावेदारी कांग्रेस की नहीं होगी, ऐसा मानकर चला जाता है, होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए 58 सीटों पर क्या मान नहीं जाना चाहिए कांग्रेस को। तेजस्वी एक नए मिजाज, एक नए नेतृत्व को लेकर सामने आ रहे हैं। आरजेडी ज्यादा बड़ी पार्टी है, मजबूत है, और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल भी रही हैं। दिक्कत हुआ इसका उल्टा है। मेरी जानकारी में तेजस्वी ने ज्यादा सीटें कंसीड कर दी थी। ये लालू यादव के पिक्चर में आने के बाद, प्ले में आने के बाद इन सीटों को कम किया गया है। ये तेजस्वी का स्टाइल नहीं है, ये तेजस्वी ने किया नहीं है। तेजस्वी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने 73 सीटें, मेरी जानकारी के मुताबिक, वो देने का मन बना लिया था। लालू यादव को ऐसा लगता है कि कांग्रेस 73 सीटें उनके लिए ज्यादा हैं। वो 41 पे चुनाव लड़े थे, हम ज्यादा सीटें लड़े ये ज्यादा अच्छा है, हम लेफ्ट के साथ शेयर कर लें सीपीआई और सीपीएमएल के साथ ये ज्यादा अच्छा है। तो वो मैसेज सीधा रांची से आया है, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड कंसीड नहीं करना चाहते, वो कांग्रेस को नहीं देना चाहते इतनी सीटें। लेकिन ये भी जानकारी है कि एक अंडरस्टैंडिंग मोटे तौर पे दोनों पार्टियों में बनेगी, और ऑलमोस्ट ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि लालू यादव का इंटरवेंशन हो, उसमें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इंटरवेंशन हो, दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कल या परसों इस बात की घोषणा हो जाएगी कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वीआईपी का क्या मसला है, आ गए वापिस ये? इन्होंने भी बहुत एस्केलेट करने की कोशिश की थी, डिप्टी सीएम हम को पद चाहिए, लेकिन आरएलएसपी के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कुछ सबक लिया है, क्योंकि तेजस्वी और लालू यादव दोनों इस मामले में सेम पेज पे हैं कि जो ट्राई टेस्टेड पार्टियां हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि पार्टियों का टेस्टेड होना तब कहते हैं जब उनके परफॉर्मेंस और उनके दावों में कोई कहीं मैच दिखता हो। वो मैच आरएलएसपी में भी नहीं था, वो वीआईपी में भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि वीआईपी को एक बड़े दल के साथ रहना, एक बड़े गठबंधन के साथ वो ऐड ऑन कर सकते हैं। ये ऐसी पार्टियां हैं जो ऐड ऑन करती हैं। आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीन बड़ी पार्टियों के तौर पे, तीन बड़ी पार्टियां वहां देखी जाती हैं। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो उस गठबंधन में थोड़ा ऐड ऑन करने की स्थिति में हैं। वो कितना ऐड ऑन करती हैं, कितना वो एज दे पाती हैं अपने प्रतिद्वंदी को अपने सहयोगी के साथ मिलके, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है कि वीआईपी ने ये समझ लिया है कि हमारा आरजेडी के साथ रहना, क्योंकि एनडीए में जगह नहीं थी
और वो आरजेडी के साथ 2019 का चुनाव लड़े थे, तो आरजेडी के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, कम सीटों पे रहे, लेकिन उन्होंने रहने का मन बना लिया है। अच्छा, और देखिए इस बार मैं वैसे सोच रहा था, हालांकि ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन दलित वोट बैंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जिस तरह से बात कर रही है, या फिर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, तो किसी एक दल विशेष के साथ ही ये मसला नहीं है। इस बार दलित वोट बैंक को लेकर के भाई बिहार में तो कमाल की बात है, हर दल चाह रहा है। देखिए मैं आकलन कर रहा था, अब देखिए जेडीयू ने क्या किया, मांझी जी को लिया, और उसके बाद अशोक चौधरी जो कि 5 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड के वो प्रभारी अध्यक्ष हो गए, कार्यकारी। अब वो देखिए वहाँ एक बदलाव मैंने देखा, राष्ट्रीय जनता दल में एक बदलाव हमने देखा कि श्याम रजक गए और उसके बाद भूदेव चौधरी वो ज्वाइन कर लेते हैं आरएलएसपी ने क्या किया, उसने भी बहुजन समाज पार्टी के साथ, जिसकी पहचान दलित राजनीति की है, उसके साथ गठबंधन कर लिया। वो वैसे जाते हैं तो कहते हैं कि दलित वोट्स और मुस्लिम वोट्स मिलकर हम चुनाव करेंगे। तो ये क्या आसपास है, दलित वोट्स के आसपास की एक राजनीति, एक नई राजनीति बिहार में दिखाई पड़ने लग गई है, जिसमें कि लगता यह है कि सबों को दलित वोट चाहिए। कितना शेयर है और कैसे वो प्ले आउट होगा सुकेश? देखिए कोई भी दल किसी भी एक बड़े चंक को छोड़ना नहीं चाहता है। एक जमाना था जब रामविलास पासवान के साथ वो पूरा दलित वोट इंटैक्ट था। नीतीश कुमार ने उसमें से कार्व आउट करके कुछ अपने लिए जगह बनाई। जब 2010 का वक्त था तो उन्होंने एक महादलित का कार्ड खेला कि दलित से उन्होंने महादलित को अलग कर दिया है, और वो महादलित के एक तरीके से चैंपियन बन गए कि ये वोट हमारे खाते में काउंट करिए। जो बीजेपी के साथ उनका सहज अलायंस है वो इसलिए है क्योंकि अपर कास्ट का वोट बीजेपी उस पर अपनी बपौती समझती है कि हमारे वोट है। ट्रेडिशनली पिछले 1-2 दशकों में वो उनकी तरफ चला भी गया है कि अपर कास्ट बीजेपी को वोट करता है, बीजेपी गठबंधन को वोट करता है। जो नीतीश कुमार, जो जिनका खुद का, जिस जाति से वो आते हैं उनका खुद का वोट बैंक ना के बराबर है, 1.5 से 2% कुर्मी वोट कहे जाते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। लेकिन उन्होंने एक नॉन यादव ओबीसी, ईबीसी और महादलित का एक गठबंधन, एक कॉकटेल तैयार किया कि हम इस बिना पे जीतेंगे। तो एक वो ऐसा चंक है कि जिसके लिए हर पार्टी वो एक बड़े अच्छे से ऐड ऑन करती है। आपका जो एस्टैब्लिश्ड वोट बैंक है उसमें अगर वो ऐड ऑन हो जाए तो एक बड़ा फोर्स होता है। आज भी करीब कहते हैं 5% के आसपास रामविलास पासवान के ऐसे वोटर होंगे जो उनके साथ खड़े रहते हैं, एक जाति विशेष के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं दलितों में, तो वो उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है। और इसीलिए कोई भी दल ये नहीं चाहेगा कि वो उनसे छिटक जाए, एक गलत मैसेज चला जाए। तो ये बात है, और इसी वजह से शायद लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के फैसले का सबों को इंतजार है, न केवल एनडीए बल्कि दूसरे दलों को भी। तो अब खबर आखिरी यही है कि एक बहुत अहम बैठक होने वाली है बिहार भाजपा के, और वो जो उनकी कोर कमेटी है उनके भी नेता मुलाकात कर रहे हैं अपने शीर्ष नेताओं में, दिल्ली में जो बैठे हैं उनके नेताओं से, और जाहिर है कि उनका फीडबैक जो फाइनल निर्णय होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। उसके बारे में भी हम आपको अगले अपने प्रसारण में बताएंगे। आज हमें दीजिए यहीं पर इजाजत, और अपना सहयोग, समर्थन, शेयर, लाइक सब कुछ इसी तरह से बरकरार रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।